वैद्युतिक वायरिंग। आज हम पढ़ेंगे वैद्युतिक वायरिंग के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि विद्युत सप्लाई को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और विद्युत सप्लाई का उपयोग करने के लिए हम वायरिंग करते हैं। वायरिंग का मतलब होता है कि विद्युत सप्लाई को लोड तक ले जाने का एक व्यवस्थित तरीका। ये वायरिंग अन्य प्रकार की होती है। पहले हम वैद्युतिक वायरिंग के कुछ नियमों को समझ लेते हैं। ये नियम BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS 432 1963 IS 4648 के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए हैं। इनको ध्यान में रख कर के और वायरिंग का हमको स्थापना करनी चाहिए। इसमें पहला नियम है, वो है वायरिंग करने के लिए हमको लाइसेंसधारी ठेकेदार, जिसके पास लाइसेंस हो, उसके द्वारा ही उस कार्य को करवाना चाहिए। दूसरा जो नियम है वो है ISI मार्किंग वाले जितने भी एसेसरीज अपन प्रयोग कर रहे हैं, स्विच है, होल्डर है, बल्ब है और ICT पिन स्विच है, स्टार्टर है, जो भी अपन उपयोग कर रहे हैं वायरिंग के अंतर्गत, वो ISI मार्क होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। वो लाइट और फैन के लिए है। लाइट और फैन जो परपथ होता है और एक पावर का परपथ होता है, उन दोनों को अलग अलग तैयार करना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही पे अपन लाइट यूज कर रहे हैं, एक ही पर पावर यूज कर रहे हैं। इससे वोल्टेज ड्रॉप होने से वोल्टेज बराबर बराबर सभी पॉइंटों पर नहीं पहुंच पाएगी। लाइट परिपथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 माने 10 से अधिक अपन पॉइंट या उपयोग बिंदु नहीं दे सकते, और पावर परिपथ पर 2 से ज़्यादा। पावर परिपथ पर कितने से ज़्यादा? 2 से ज़्यादा अपन उपयोग बिंदु या पॉइंटों को स्थापित नहीं कर सकते। पांचवा जो नियम है वो है लाइट पर कुल जो लोड है अपन वो 800 वाट डाल सकते हैं। अगर 800 वाट से अगर ज़्यादा का लोड है तो उसके लिए अलग परपथ का चयन करेंगे। और पावर परपथ के लिए जो पावर परपथ का उप परपथ है उस पर 3000 वाट का मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर लोड हो रहा है तो दूसरा अलग से एक परपथ और तैयार करना चाहिए। का छठवां जो नियम है, बोर्ड फर्श से बोर्ड की जो ऊंचाई है वो 1.3 मीटर 1.3 मीटर से होनी चाहिए। और जो अपन बोर्ड लगाते हैं वो घर के अंदर जो गेट है, प्रवेश करते ही जो बाथरूम जो प्रवेश कर रहे हैं उसके बाईं ओर, कैसी ओर? बाईं ओर पर स्थापित करना चाहिए। सातवां जो नियम कह रहा है वो बाथरूम है, उसमें अगर अपन लैंपों के लिए स्विच वगैरह लगाते हैं वो संभवतः बाहर ही लगाना चाहिए। अगर आप अंदर भी लगाना चाह रहे हो तो उसको वाटर प्रूफ जलरोधी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें करंट आने की, शॉक लगने की संभावना बढ़ जाती है। 8वें नंबर के नियम में गैलरी है, तुम्हारी बरामदा है, पोर्च है, टेरेस है, बालकनी है, स्नान घर, इतने ये सारे जो खुले में बने होते हैं उसमें वायरिंग करने के लिए जो एसेसरीज है वो बाहर लगा रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए? वाटर प्रूफ होनी चाहिए, जलरोधी होनी चाहिए और वेदर प्रूफ, मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस प्रकार से यूज करेंगे। 90 नंबर का जो नियम है वो है घर के बाहर खुले में अपन जो भी एसेसरी लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे? वाटर प्रूफ प्रकार के लगाएंगे। सॉकेट 10वां जो नियम है वो है सॉकेट से संबंध में, कि सॉकेट अपन 3 पिन वाली, 3 पिन वाली पॉइंट वाली यूज करेंगे। और उसमें भी जो मोटा वाला पिन है उसमें अर्थ अवश्य रूप से जोड़ेंगे, अर्थ जोड़ना आवश्यक है। सामान्य लाइट के लिए अपन 5 एम्पियर 240 वोल्ट वाली यूज कर सकते हैं, 5 एम्पियर 250 वोल्ट वाली। और पावर के लिए 15 एम्पियर 240 वोल्ट वाली प्रयोग करेंगे। ये रेटिंग दी गई है और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 1.3 मीटर की ऊंचाई पर अपन इन पॉइंटों को स्थापित करेंगे। अगला पॉइंट है 11 नंबर। अगला जो नियम है वो है छत के पंखे की जो ऊंचाई है वो कम से कम अपन को कितनी रखनी है? 2.4 मीटर। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन 3 मीटर तक रख सकते हैं, इससे 2.4 से कम नहीं और 3.0 मीटर से ज़्यादा नहीं। 12 नंबर का नियम कहता है कि वायरिंग में प्रयोग होने वाले जितने भी धात्विक आवरण हैं, जैसे सीलिंग फैन है, कूलर है, जो भी आप लोहे का यूज कर रहे हैं उसमें अर्थ जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अर्थ। और 13वें नंबर का जो नियम है वो सभी लाइट पॉइंट जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए? 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो लाइट पॉइंट है वो फर्श से ऊंचाई दी गई है, इससे कम पर नहीं लगाना चाहिए। 14 नंबर का जो नियम है उसमें अर्थ चालक, जो भी अर्थ का वायर है उसमें फ्यूज या स्विच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो फ्यूज वायर में अर्थ तो नहीं जोड़नेंगे, ये कट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट जाना चाहिए।
क्योंकि ये सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है अर्थ वाला तार। तो फ्यूज में या लिंक में स्विच में इसको नहीं लगाएंगे। 15 नंबर का जो रूल नियम है वो क्या कहता है कि लाइव तार या फेस का जो तार जिसको लाइव वायर भी बोलते हैं, वो किस चालक में चालक उसका चालक कहाँ यूज होगा, फ्यूज में लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए, फ्यूज में, क्योंकि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है और फ्यूज में ही फेस का तार लगेगा। फ्यूज उड़ जाएगा तो अंदर करंट वरंट जाने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। 16 नंबर का नियम क्या कहता है, प्रत्येक उप परपथ जो सब बोर्ड बना हुआ है, सब परपथ बना हुआ है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, उसके लिए अलग अलग बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। 17 नंबर का जो नियम है वो कहता है 3 फेस में संतुलित लोड, 3 फेस की जो अपन वायरिंग कर रहे हैं उसमें यथासंभव बैलेंस लोड होना चाहिए। तीनों फेसों की जो वायरिंग कर रहे हैं उसमें तीनों फेसों के जो RYB है, रेड येलो ब्लू, इन रंगों के द्वारा उनको चिन्हित करना चाहिए। 18वें नंबर का जो नियम है वो कार्यशाला में जो मोटर हैं, स्टार्टर लगे हुए हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं और जो भी सुरक्षा युक्ति लगी हुई है वो इतनी ऊंचाई पे होनी चाहिए जहाँ पर कारीगर आसानी से पहुंच सके, यानी कंट्रोल कर सके, ऑपरेट कर सके। 19 नंबर का नियम है मध्यम वोल्टेज, जिसको हम 650 वोल्टेज कहते हैं, और उच्च वोल्टेज 1150 वोल्ट है, उस पर कार्य करने वाली जो मशीनें होंगी, मोटर होंगी, ट्रांसफार्मर होंगे, उन पर डबल अर्थिंग, कैसी अर्थिंग करनी चाहिए, डबल डबल अर्थिंग का प्रयोग करना चाहिए। अगला भी नियम है वो 220, 240 या 250 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर कार्य करने वाली जो मशीनें हैं उसके जो नियंत्रक स्विच है, कंट्रोल स्विच पर उच्च चेतावनी पट्ट होनी चाहिए, यानी हाई वोल्टेज का खतरा है इस तरह से उस पर चेतावनी करके लिख करके रखना चाहिए। अगला 21 नंबर का जो नियम है वो कहता है कि वायरिंग, जैसे अपने नई वायरिंग कर दी तो उसको चेक करने के लिए उसमें जो लीकेज है वो लीकेज किससे चेक करेंगे, बाय मेगर के द्वारा। तो मेगर से उसका परीक्षण करना चाहिए और जो लीकेज धारा है वो परिपथ में जो कुल धारा है उसके 101/5 भाग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो वो वायरिंग अपनी उपयुक्त नहीं है। अगला 22 नंबर का नियम कहता है कि लाइट और फैन जो परपथ है और पावर का जो वायरिंग है वो दोनों किस नियम से करनी चाहिए, 1956 के अंतर्गत जो हमने नियम पढ़ाए हैं उनके अंतर्गत ही इनको करनी चाहिए। 23 नंबर का नियम कहता है कि वायरिंग में अधिक से अधिक पेचों का प्रयोग करें और पेचों को कसना चाहिए, ना कि उनको ठोकना चाहिए। थोड़े से ठोकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपने तो ठोक दी फिर बाद में जब रिपेयर मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ेगी तो वो खुलेंगे नहीं। 24 नंबर का नियम कहता है कि लकड़ी के जितने भी बोर्ड अपन ने यूज करे, लकड़ी के बोर्ड, वुडन बोर्ड, वो काय के होने चाहिए, टीक की लकड़ी के होने चाहिए, टीक वुड के, और उन पर पूर्ण रूप से वार्निश होनी चाहिए। वार्निश का लेप या पेंट होना चाहिए जिससे वो लॉन्ग लाइफ तक चले, बोर्ड में किसी प्रकार की खराब होने की संभावना नहीं रहे, नमी इत्यादि से। और बोर्ड की जो ऊंचाई है, मोटाई है, सॉरी, बोर्ड की जो मोटाई है वो 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लकड़ी के जो बोर्ड यूज कर रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कब्जे युक्त बोर्ड, जो खुलने वाले ढक्कन वाले जो बोर्ड हैं, उनकी अगर मोटाई देखी जाए तो 6.5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक के मोटे होने चाहिए, इससे कम नहीं। और आखिरी जो नियम है रूल नंबर 26, वो IE इंडियन इलेक्ट्रिकल 85 के अंतर्गत दो लट्ठे या पोलों के बीच की दूरी 67 मीटर या फुट में कहेंगे तो 220 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि वैद्युतिक वायरिंग में प्रयोग होने वाली सहायक सामग्रियों के बारे में, ये जो सहायक सामग्रियां हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है। इन सहायक सामग्रियों को हम स्विच, सॉकेट, केबल इत्यादि, फ्यूज, रिले, ब्रेकर आदि के द्वारा हम बता सकते हैं। और जो सहायक सामग्रियां हैं वो क्रमवार पहले नंबर पर आती है स्विच। ये सहायक सामग्री है और स्विच का काम क्या होता है कि धारा प्रवाह को कंट्रोल करता है। वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को कंट्रोल करता है। और ये स्विच है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये स्विच लगाने का जो तरीका है वो हमेशा फेस के तार में ही संयुक्त किया जाता है, जिससे अपन लाइट को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे स्विच कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार, तो स्विचों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो अगर देखा जाए तो कार्य के अनुसार, संरचना के अनुसार और विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार। कार्य के अनुसार स्विच जो होते हैं वो हम बता रहे हैं अलग अलग प्रकार के। एकल पोल एक पथ स्विच, जिसको अपन सिंगल वे स्विच या SP स्विच के नाम से भी जानते हैं। ये एकल पोल स्विच क्या होता है कि एक ही परपथ को ऑन और ऑफ करता है। चाहे कोई विद्युत युक्ति है, उपकरण है, उसको एक स्थान से अपन बंद और चालू
कर स्विच अपन देख रहे हैं वो है एसपी स्विच या एक पोल द्विपद स्विच। इसको डबल पोल या दो मार्गी स्विच भी कह देते हैं। और ये वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर एक बल्ब को दो जगह से, एक बल्ब को, ये ट्यूब स्विच ज़्यादातर अपन जीने की वायरिंग में इसका उपयोग करते हैं, मानी एक युक्ति को, एक बल्ब को दो जगह से बंद और चालू करने के लिए इसका उपयोग तो देख रहे हैं। अब ये तीसरा जो स्विच है वो इंटरमीडिएट स्विच है। इसकी जो संरचना नहीं दिखाई गई है, इसका अंदर का सर्किट दिखाया गया है। ये जो स्विच है वो एक युक्ति को दो से ज़्यादा जगह, कितनी जगह, दो से ज़्यादा जगह से ऑपरेट करने के लिए, बंद चालू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस स्विच का नाम है पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच माने एक बार इसको दबा देंगे तो ये ऑन हो जाता है, और जैसे ही अपन इसको दबा करके छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा, यानी युक्ति को बंद चालू करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। पुश बटन है, एक ही रास्ता होता है एक ही युक्ति को बंद और चालू करने के स्विच। इसको अपन फैन स्विच या छत के पंखे या टेबल फैन के लिए, नाइट बल्ब के लिए, टेबल लैंप के लिए यूज करते हैं। सीलिंग स्विच यानी ये दीवार पर लगा रहता है, एक बार इसको खींच दो तो ये चालू हो जाता है, और दोबारा अगर खींच दो तो ये बंद हो जाता है। इसको ICDP आयरन क्लैड डबल पोल स्विच के नाम से जानते हैं, और ये एम्पियर के हिसाब से बाजार में उपलब्ध होती है, और ये फेस और न्यूट्रल दोनों को ऑन और ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ICDP का मतलब ये है कि इसका जो कवर है वो लोहे का बना होता है। अंग्रेजी में इसको ICDP का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो आयरन क्लैड डबल पोल स्विच के नाम से जानते हैं। और ये 500 वोल्ट और 30 या 50 या 100 एम्पियर या 63 एम्पियर में बाजार में उपलब्ध होता है। ये 3 फेज की लाइन में प्रयोग किया जाता है। ICDP आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, इसमें 3 फेज की RYB तीनों फेसों को कंट्रोल करने के लिए, ये चित्र दिख रहा है, इसमें इंसुलेटेड हैंडल लगा रहता है, और एक ये स्विचों को कनेक्ट करने के लिए स्विच प्लेट लगे हुए हैं, कवर लगा रहता है। ये भी एम्पियर के हिसाब से आता है। अर्थिंग लग के इसमें जो कुछ लोहे की बॉडी है, इसलिए अर्थ आवश्यक रूप से जोड़ा जाता है। न्यूट्रल के लिए लिंक छोड़ी जाती है। पूरा केस लोहे के कवर में बंद रहता है, इसलिए इसको ICDP और 3 फेज की लाइन में ये यूज होता है। स्प्रिंग लगी रहती है, इंटरलॉक मैकेनिज्म, हैंडल है, ऊपर ऑन होता है और नीचे ऑफ हो जाता है। नाइफ स्विच ये कार्य के अनुसार 30 से लेकर के 1000 एम्पियर तक की धारा के लिए इसको उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग ज़्यादातर सब स्टेशन और वितरण बोर्ड में किया जाता है। इसमें एक लाइन को, ये ICDP डबल वाले भी होते हैं, सिंगल वाले भी होते हैं, और 3 वाले भी यूज किए जाते हैं। अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल वाला, डबल 2 फेस हैं तो डबल वाला, 3 फेस हैं तो ट्रिपल वाला प्रयोग किया जाता है। और ये चित्र आप देख रहे हैं डबल थ्रो वाला, इसका उपयोग लाइन को चालू और बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डबल थ्रो नाइफ स्विच का दिखाया गया है। डबल माने 2 साइड की लाइन को बंद और चालू कर सकते हैं। ये सारे जो है कार्य के अनुसार वर्गीकरण किया गया स्विचों का। आगे अपन देखेंगे संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर स्विच कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं बनावट के आधार पर स्विच। बनावट के आधार पर ये टम्बलर टाइप स्विच है। ये ज़्यादातर पुरानी, अगर भवनों में देखा जाए तो पुराने टाइम में इसका यूज हो जाता। ये भी 1 वे, सिंगल वे, एक लाइट को, एक पॉइंट को, एक बल्ब को या पंखे को बंद चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग कम हो गया है क्योंकि ये बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। अब नए फ्लैश टाइप स्विचों का उपयोग किया जाने लगा है।